तो ये जो है समझ में आ रहा है। दुष्यंत ए और बी के बीच दिया 18 ओम इक्विवेलेंट और पूछा जा रहा है ए और बी के बीच 18 ओम दिया इक्विवेलेंट और पूछा जा रहा है रेजिस्टेंस आर की वैल्यू। समझ में आ रहा है तुम्हें कि नहीं? यस सर, आ रहा है। तो कैसे बताएंगे बेटा? सर ये 10 ओम और 10 ओम तो पैरेलल है, तो उसकी जगह हम एक रेजिस्टेंस लगा देंगे पैरेलल यहाँ वाला। आर वायर बना है, यहाँ रेजिस्टेंस आर होगा बेसिकली। हाँ सर। यही वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, तो ये देखो 10 ओम क्या हो गए? पैरेलल। 5 हो गया, 5 10 15, सीरीज में हो 15 गए। 10 6 हो गया। ठीक है, यस सर। ये 15 यहाँ से कनेक्टेड है ना और ये 15, ये 5 10 15 हो गया, ये 10 ओम के क्रॉस पैरेलल में। तो ये आ गया 15 और 10 पैरेलल, तो इसकी वैल्यू आ गई 6 और 10 हो गए सीरीज, 6 और 10 सीरीज हो गए पैरेलल विद आर, 6 और 10 सीरीज 16 और आर पैरेलल है सीरीज में 10। समझ पा रहे हो बेटा? यस सर। तो क्या लिख दोगे? 16 इंटू आर अपॉन 16 प्लस आर, बोलो। यस सर, और सर +10 कर देंगे उस सीरीज में। प्लस 10 क्या आ जाएगा? 18 ओम इक्विवेलेंट दिया, 18 ओम इक्विवेलेंट दिया बेटा। समझ यस सर। पाए? हाँ सर। और आर की वैल्यू बताना है, तो 16 आर अपॉन 16 प्लस आर इज इक्वल टू 8। 8 कैंसिल हो गया 2। तो यहाँ पे हम कह देंगे 2r अपॉन, तन्वी आवाज नहीं आ रही थी बेटा? हेलो हेलो सर, आवाज नहीं आ रही थी? हाँ हाँ, पहले नहीं आ रही थी। नहीं सर, बीच में आपकी भी कटी थी, मेरी भी कटी थी, फिर इंटरनेट शायद कुछ दिक्कत आ रही थी तो मैंने रीजॉइन किया। हाँ, तो ये वही बेटा, कुछ नहीं, ये दोनों हो गए पैरेलल, 10 10 5 5 10 सीरीज 15 15 10 पैरेलल, दिया गया 6 6 और 10 सीरीज, उसके साथ कैपिटल आर पैरेलल 10 सीरीज, ए बी के बीच दिया 18 दिया, 16 आर पैरेलल है प्लस 10 सीरीज है, तो आर की वैल्यू आ गई 16 ओम। समझ में आ गई बात बेटा? यस सर। क्लियर बिल्कुल? यस सर। अब देखो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे दिया है इन द अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बिटवीन बिलो द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ए और बी के बीच इक्विवेलेंट है, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट दिया है, इन कहा जा रहा है इन द अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंस shown below the effective resistance between A and B। ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो क्या लिखोगे? ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे बताओगे? बोलो सर बेटा। इसमें हम वो वाला पाथ फॉलो करेंगे जो जिसमें कम रेजिस्टेंस हो। हम्म, हम वो वाला पाथ फॉलो करेंगे जिसमें कम रेजिस्टेंस हो, 5 ओम से। नहीं, कम रेजिस्टेंस होगा तो उससे करंट ज्यादा जाएगा, और जिसमें ज्यादा रेजिस्टेंस होगा करंट कम जाएगा। अब अगर एक जीरो होगा और एक में रेजिस्टेंस होगा तो जीरो वाले से जाएगा। 5 10 15 10 20 30।
5 ohm 10 ohm 5 ohm 10 ohm 15 ohm, यह है 10 ohm, यह है 20 ohm, यह है 30 ohm, और इनके बीच है रेजिस्टेंस 10 ohm, इनके बीच रेजिस्टेंस है 10 ohm। ए और बी के बीच इक्विवेलेंट बताना है। बोलो अंगद, क्यों बेटा लेट हो गए थे? थोड़ा इंटरनेट में दिक्कत थी। टाइम पे आया करो बेटा, 5 मिनट पहले। शुरू में गड़बड़ कर देते, शुरू में तो एकदम रहना चाहिए। यस सर। ए और बी के बीच इक्विवेलेंट क्या लिखोगे? आर ए बी, बताओ कैसे लिखेंगे आर ए बी? 10 ohm वाला तो सर नेग्लेक्ट जाएगा व्हीटस्टोन बेस से सर। कौन वाला? 10 ohm वाला, वो जो बीच में। 10 ohm वाला जो होगा, 10 ohm वाले में रेजिस्टेंस नहीं जाएगा, करंट नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज 2 के बीच इस तरह से होता है ना बेटा। ये होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, पी क्यू आर एस, यहाँ हम कहते हैं आर डैश। यहाँ देखो कुछ चेंज टाइप सर्किट लग रहा है कि नहीं? यस सर। फिर क्यों कहेंगे कि 10 ohm में करंट नहीं जाएगा? अगर ए और बी के बीच इक्विवेलेंट बताना, देखो ए और बी के बीच क्या कर रहे हैं, ए और बी के बीच हम एक ईएमएफ सोर्स कनेक्ट करते हैं। इसमें देखो सेम नहीं है। अगर 10 ohm 20 ohm 30 ohm होता तो हम कहते इसमें भी सेम करंट जाएगा, इधर भी सेम जाएगा, ऐसा कहते। बोलो। यस सर। अब इसमें हम कहेंगे कि अगर I1 जा रहा है इस ब्रांच में, इधर जा रहा है I2, तो यहाँ पे जो ईएमएफ सोर्स है टोटल करंट गया कितना गया? I1 प्लस I2, वापस कितना आएगा? I1 प्लस I2 आएगा ना निगेटिव टर्मिनल से। बोलो। यस सर। तो अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? वैसे ये कह सकते हैं, देखो एक तो ये कह सकते हैं, एक तरीका फर्स्ट मेथड, जिसमें हम कहेंगे कि जो करंट जाएगा वही निगेटिव टर्मिनल से आ रहा, तो यहाँ पे भी I1 जाना चाहिए, यहाँ पे I2 जाना चाहिए, मिल करके I1 प्लस I2 जाए निगेटिव टर्मिनल से। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर मान लो ये 10 ohm नहीं होता, हमारी बात ध्यान समझो पहले, ये 10 ohm नहीं होता, या हम कह दें ऐसे, देखो अगर ये दोनों एक हम वायर से कनेक्ट किए होते, ठीक है, चलो Yes, इसको sir. पहले छोड़ो, छोड़ो पहले इधर देखो। यहाँ पे अगर हम कह दें कि लेफ्ट साइड से, अगर ये पॉइंट हम कह दें A1, इसको कह दें B1, A1 B1 अगर एक ही पॉइंट होता, अगर होता 5/10 इज इक्वल टू 10/20, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता, होता कि नहीं? Yes, sir. बोलो। यस सर। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता, मतलब जो ये पॉइंट है C और D, इनका पोटेंशियल सेम हो जाता, इनका पोटेंशियल सेम होता ना बेटा। यस सर। तो हम कहते हैं इनके बीच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। ये क्यों हो रहा था, कब हो रहा था? कि अगर कोई भी रेजिस्टेंस हम कहें ये 1 ohm है, ध्यान से देखना, ये 2 ohm है, इधर ये है 6 ohm, अलग अलग है, ये है 12 ohm, और यहाँ पे एक 10 ohm लगा है। अब अगर हम कहें ए और बी के बीच इक्विवेलेंट बताओ, तो क्या कहोगे आंसर? तो 10 ohm हट जाएगा कि नहीं? बोलो पहले ये फटाफट बेटा। Yes, sir.
सर हट ये जाएगा। P है, ये Q है, ये R है, ये S। अलग अलग रेजिस्टेंस हैं, लेकिन तब भी इनका पोटेंशियल सेम हुआ, मतलब जो करंट इधर जाएगा वही करंट इधर जाएगा, स्ट्रेट। जो करंट इधर जाएगा वही इधर जाएगा, राइट। अगर ईएमएफ सोर्स कनेक्ट करेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं रहा। मतलब ये हो गया कि यहाँ पे 5/10 का रेशियो 10/20 की रेशियो बराबर है, ये रेजिस्टेंस हट गया। फिर देखो जब ये हट गया तो ये कितना हो गया, ध्यान से समझो हमारी बात को। 5, बहुत तरीके हैं, कम से कम टाइम वाला। 5/10 कितना हो गया, 15 जब हट गया ये। और 10/20 कितना हो गया, 30। तो 10 डिवाइडेड बाई ये 15 डिवाइडेड बाई 15 कितना हो गया, 1। 30 डिवाइडेड बाई 31, तो ये भी हट गया ना। यस सर। तन्वी, अंगद, बोलो। यस सर। 5, 10, 15 कितना हो गया, 30। और ये हो गया 10, 20, 30 और ये हो गया 60। 30 और 60 आर इन पैरेलल। तो 30 इंटू तो 60 अपॉन 30 प्लस 60 90। तो 20 ओम आ गया ना। यस 30 सर। 60 पैरेलल। Yes. सर अगर इसी क्वेश्चन में सारे रेजिस्टेंसेस सेम होते तो फिर हम कैसे सॉल्व करते? सब कुछ ही सारे 10 ओम होता। हैं। अगर इसी क्वेश्चन में सब कुछ 10 ओम होता हर जगह तो फिर हम हाँ, कैसे तो सॉल्व करते? तब भी ये तब भी बैलेंस स्टोन ब्रिज बनता। तो ये देखो 10 वाला ये हट जाता, ये वाला हट जाता, बाकी ये 30 हो जाता और ये 30 हो जाता, तो 15 आ जाता। समझ में आया। ओह P/Q अगर 1/2 है तो P/Q 1:1 आ जाता ना बेटा। यस सर। R/S वही हो जाता, समझ गए। सर इसी में एक और क्वेश्चन आया था मुझे। तो इसका क्या आंसर आया, 20। हाँ बोलो, नेक्स्ट कौन सा। सर एक मिनट, मैं आपको पिक्चर भेज रही हूँ इसकी। इसी टाइप का ही है। 41 कर लिया था। यस सर 41। एक मिनट, नहीं सर 41 में कर दी थी। ये 0 हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो गया। 2R/5 आ जाएगा। ये समझ में आया क्या कह रहा हूँ सब लोग, कि कोई दो रेजिस्टेंस है और इसके पैरेलल में एक वायर है, तो ये 2R है और ये 0 है, तो सर क्या हो 3R। जाएगा, 0। समझ में आया। यस सर 2/3R प्लस 2R/3 प्लस R हो जाएगा ना। 2R/5 आ जाएगा ना, ए और बी के बीच। यस सर। समझ में आया कि नहीं। यस सर। तो जब इसको एक वायर से कनेक्ट कर देंगे तो ये हम बता चुके हैं क्लास। अगला बोलो। सर आपको वो ग्रुप में भेजा है सर, क्वेश्चन 32। वो मैंने ना डिफरेंट वे में सोच के किया था। क्या किया था बेटा, तन्वी क्या कह रही हो, क्या किया था। सर इसमें ना 32 में उन्होंने पूछा पोटेंशियल सॉरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी। तो जो ए सी। एंड डी पूछा, यस सर। ए और बी नहीं, ए एंड डी। यस सर। तो मुझे डाउट था कि मैंने सही सोचा कि नहीं, तो मैंने जो ए वाला रेजिस्टर है वो कंसिडर किया, फिर ये स्क्वायर वाला लिया और एक डी वाला जो 10 है वो लिया, बाकी दोनों नेग्लेक्ट कर दिए। जब ए और डी के बीच बात करोगे इसका कोई मतलब ही नहीं है सर्किट में। समझ में आया। ओके ठीक है सर। और जब भी ए और डी के बीच ईएमएफ सोर्स कनेक्ट करोगे, ध्यान समझो, जो भी करंट जा रहा होगा, जो करंट जा रहा होगा वो इधर डिवाइड होगा और इसमें डिवाइड होगा, जो इसमें जा रहा होगा वही इसमें जा रहा होगा। तो 10 10 हो गया सीरीज, सीरियस 20 और ये 20 हो गया सीरीज, 10 इन दोनों का आ गया 10 और 10 प्लस 10 और प्लस 10 30 हो गया। समझ में आया। यस ए और बी के बीच पूछा जाता, तो ये ए और बी के बीच पूछा जाता, तो हम कौन से दो रेजिस्टेंस नहीं कंसीडर करते, ये नहीं करते और ये नहीं करते, अगर ए और बी के बीच की बात की जाती। समझ पा रहे हो बात को। यस सर। तन्वी, अंगद, यस Yes, sir. तब ये तीन रेजिस्टेंस पैरेलल हो जाते हैं। ये दोनों ये वाले कोई मतलब के नहीं रह जाते। अगर ए और बी के बीच कहा जाता तो 10 10 10 30 30 10 आर इन पैरेलल।
10 30 आर इन पैरेलल प्लस 20 सीरीज हो जाता, तो 20 प्लस 10 इंटू 30 अपॉन 40 तो ये हो जाता 15/2, 45/2, 22.5 ओम आ जाता। तब आ जाता जब ए और बी के बीच की बात करते हैं, आर ए बी। क्लियर? और कुछ कहीं कुछ बोलो। नो सर। कि कुछ डाउट है बोलो। हो गया यहाँ तक की बात? यस सर। हम 18 को मतलब वेडनेसडे को टेस्ट देंगे शाम को, सुबह क्लास लेंगे जैसे चल रहा है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक का हम देंगे टेस्ट, केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक का। केमिस्ट्री मैथ का अपना अपना सिलेबस जो पढ़ चुके हो मुझे व्हाट्सएप कर देना, तुम भी कर देना बेटा, तन्वी, अंगद, दुष्यंत, जो जो टॉपिक कर चुके हो मुझे भेजना, ठीक है? यस सर। यस उसी सर। के अकॉर्डिंग हम लेकर के टेस्ट सबका थोड़ा सा सब सब्जेक्ट पे ध्यान रखना जरूरी है, क्या कर रहे हो। हाँ अब देखो क्या हम कह रहे थे, ये क्यूब वाला क्वेश्चन कर लिया था सबने? बोलो बेटा। अटेम्प्ट किया था या नहीं किया था यार? बोलते भी नहीं हो, यही गड़बड़ बात। अरे भाई या तो किया है या तो नहीं किया है, वो किया है तो या तो आया आंसर या तो नहीं आया। बोलोगे नहीं कैसे बात बनेगी? वीडियो ऑन करो, सब लोग वीडियो ऑन। तो बोलोगे नहीं, वीडियो ऑन करके रखो। ए और सी के बीच हमने कहा था ईच रेजिस्टेंस इज आर। हमने पूछा था ए और डी के बीच इक्विवेलेंट, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ईडी एसी एबी। ट्राई किया है कि नहीं? यस सर। यस सर किया है ट्राई। तो एडी के बीच कितना आंसर है हमने लिखा था? 5r/6, इसको हमने सॉल्व करा दिया था। आर ए सी के बीच 3r/4 बताया था, आर ए बी के बीच 7r/12 बताया था कि नहीं? यस सर। तो यस आया सर। नहीं? टाइम दिया है या नहीं? नहीं दिया है। जब इतना बोलने में टाइम लग रहा है इसका मतलब किया ही नहीं। फिर से करना, जब अटेम्प्ट कर लोगे तब आगे की बात करेंगे। सर वो हनीकॉम्ब वाला क्वेश्चन, हम्म तो आपने हनीकॉम्ब वाला क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, उसका आंसर मैंने उसे सॉल्व किया तो ये जिसमें ऐसे हमने बेंजीन रिंग टाइप जो था, यस सर। जिसमें पूछा गया था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यस सर, बिटवीन ए बी ए सी ऐसा था। ट्राई किए हो अंगन? सर ये वाला मेरे से नहीं हुआ। अच्छा, वो क्लास नहीं किए, वीडियो भी नहीं देखे? सर वीडियो और नोट्स पढ़े थे सर। एक चीज बताना सही से, कि जैसे उसका वीडियो देखते हो, हमें पता है बच्चे देखते हैं, बोर्ड वोर्ड के लिए ठीक है, मैं वैसे पूछ रहा हूँ क्या ये सब भी वो बताता है? उस लेवल का नहीं बताता है? देखा तो सबने होगा, नाम सुना होगा, कौन है यार वाला वो, सही सही बताओ। नहीं सब सर इतना पूरा कवर करता है या मतलब उस लेवल का नहीं? नहीं सर, इस लेवल का तो नहीं करवाता। लेकिन बताता समझाता अच्छा, उसमें हम खुद कहते हैं जो वो स्टार्टिंग से जिसको दिक्कत रहती समझा तो देता। बढ़िया। मतलब सब रेजिस्टेंस है, बेसिक रेजिस्टेंस बता देता, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है वो नहीं बताता। हम्म। तो जैसे देखो वही, मतलब वही कह रहा हूँ कि वो जो है वो बाकी बेसिक का तो एकदम बिल्कुल इंटरेस्ट ला देता बच्चों में, और स्कूल स्कूल पॉइंट उसके बहुत बहुत फॉलोअर भी हैं, देखते भी हैं। चलो ये पॉइंट हो गया बेटा ए। कोई भी दो पॉइंट ले लो तो ए बी सी कह दें,
सी कह दें, डी कह दें, ई कह दें, एफ कह दें। अब एक बात देखो, ए बी के बीच जो इक्विवेलेंट होगा, ए बी बी सी सी डी सेम होगा या नहीं तन्वी, समझ पा रही हो? यस सर। ये तो सेम होगा ना बेटा? यस सर, सेम होगा। each resistance is R, each resistance is R, ये सेम होगा। अब यहाँ पूछा गया आपसे फाइंड R इक्विवेलेंट बिटवीन, ऐसे AC कहें, AC कहें, CE कहें, DF कहें, मतलब एक छोड़ करके किन्हीं दो के बीच सेम रहेगा। FC कहें, AD कहें, BC BE कहें तो सेम आएगा ना बेटा? Yes, sir. Find R equivalent between, पहला RAB, दूसरा RAC, जो AC होगा वही CE होगा, वही BD होगा, तीसरा RFC या RAD। क्लियर बात सबको यहाँ तक? यस सर। यस सर। Yes, sir. AB के बीच कितना आएगा आंसर बताओ? हर एक का रेजिस्टेंस R है। AB के 2R/3 आया। 2R/3। अंगद तुम्हारा? अरे बेटा जो मिस हुआ कुछ नहीं था यार, ऐसे देखो, देख के सर्किट बता रहे हैं ये लोग, कैलकुलेट थोड़ी कर रहे हैं। उसको देख लेना, नहीं तो पूछ लेना जो डाउट रहेगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। अंगद Yes, sir. 2R/3 होगा। तुम वीडियो देखे नहीं हो तो समझ में नहीं आएगा बात। करंट आई भेजा तो I/3 गया ना बेटा? यस सर। और एक वापस अगर हमने लिया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, वापस I/3। वापस I/3, यहाँ से हम I ले रहे हैं वापस, I/3 इसी डायरेक्शन में आएगा। अब I हुआ तो वही है, मैं सोर्स लगा दिया, इसमें 2I/3 करंट गया तो -E + I इंटू 2 सॉरी -E + 2I/3 इंटू I/3 + I/3 इंटू 2 या I/3 + I/3 2I/3 इंटू R = 0। C/I क्या आ गया? 2R/3। तो हो तो गया बेटा, तुम क्या पूछ रही हो? चेक करने के लिए? यस सर। हाँ देखो, AC के बीच कर लिया होगा हमें मालूम। सर 7R/6। सर मेरा A आ और रहा है था। AC के बीच आ रहा है तो तुम्हारा हाँ सर। ये I/3 है। उसके बाद बेटा देखो I/3, अंगद बेटा तुम देख लेना वीडियो फिर बताना, ठीक है? Yes. I/3 गया तो यहाँ से क्या होगा, इधर इस ब्रांच में करंट डिवाइड हो रहा है I/6। अभी भी समझ सकते हो, कुछ नहीं है, I/6 जाएगा। ये समझ में आया तन्वी? यस सर। और जब हम A और C के बीच ले रहे हैं, अब समझो जरा बात को, A और C के बीच ले रहे हैं, A और C के बीच बात कर रहे हैं, तो यहाँ से जब हम करंट वापस ले रहे हैं, देखो C से I ले रहे हैं, तो जो BC में I/3 होगा, करंट होगा कि नहीं? तो यार यस सर। ये भी बड़ा सा बनाते हैं। C इधर भी ब्रांच है, इधर भी ब्रांच है, तो हम यहाँ पे कह रहे थे कि इसमें करंट I गया, इसमें I/3 गया, I/3 गया तो इधर कितना जाएगा, I/6 जाएगा, I/6। अब अगर हम करंट इससे ले रहे हैं, I वापस ले रहे हैं, इससे जाएगा I/3, इधर आएगा I/6, यहाँ EMF कनेक्ट कर, तो I/3 + I/6 कितना होगा? I/2 होगा ना बेटा? यस तन्वी सर। Yes, sir.
ये I/6 I/3 कितना हो जाएगा I/2। तनवीर समझ में आया? ओ यस सर। और हम KVL लगा दें, कहाँ लगा दें KVL? ये लूप में, फ्रॉम KVL -E प्लस I/2, ये I/2 हो गया, I/2 इंटू R प्लस I/2 इंटू R इज इक्वल टू 0। तो E/I कितना लिखोगे? R। A और C के बीच R आ जाएगा। समझ में आया सबको? यस Yes, सर। sir. दुष्यंत तुम्हारा सही था। तुम्हारा कितना आया था तनवीर पहले? 7R/6 आया था। अब समझ में आ गया? यस सर। अब अगर तुम्हारे से पूछा जाता कि AC के बीच, कोई कहे BE के बीच, तो क्या आंसर होता तुम्हारा? अगर पूछा जाता Sir, same BE होता। के, हाँ सेम होता। DEF के बीच, तो वो भी R ही होता। तो ऐसे ही। अब देखो अंगद, समझ सकते हो? कुछ नहीं है, यही समझ लो अगर छूट गया है। वही तो कहता हूँ, जब मालूम रहता तो क्या आसान कितना लगता है, और कोई चीज नहीं मालूम हो वही लगता पता नहीं क्या है। कुछ नहीं होता है मुश्किल। इनके इनके बीच में लिखना, जब आ ही गया तो इनके बीच में लिखना। हम इसको कह दें, चलो इसको मार्क कर देना, ABCDEF। ए पॉइंट पे गया तो यहाँ से 3 ब्रांचेज हैं, तो I/3 आया, फिर उसके बाद I/6 गया, जब जा रहा है करंट उसकी बात कर रहे हैं, फिर I/12 गया। समझ में आया ये बात कि नहीं, ये बताओ। यस सर। यस सर। तनवीर समझ में आया अच्छे से? यस सर। गुड, वेरी गुड। अब देखो इसमें हम करंट वापस ले रहे हैं। अब ये हम करंट वापस ले रहे हैं और मान रहे हैं कि इस करंट वापस के कारण कितना जाएगा CD ब्रांच में, तो हम कहेंगे I/3 जाएगा। भाई ये 3 ब्रांच है लेकिन हम इंटरेस्टेड इसी में है। फिर इस पॉइंट पे आया I/3 आया, तो इसका मतलब इधर आया होगा I/6, इधर से गया होगा I/6। समझ में आ रही बात बेटा? यस सर। यस सर। अब B पॉइंट पे आ जाए तो यहाँ I/6 अगर आ रहा है तो इधर I/12 आया होगा, और इधर से I/12 आया होगा, लेकिन हमारा इंटरेस्ट केवल इस पाथ में है। अब हम यहाँ पे एक EMF सोर्स लगा दी, कुछ नहीं है, फटाक लिखो। इसीलिए तरीके बहुत, हमें फिर कह रहा हूँ तरीके बहुत है। पता नहीं कहाँ Yes, पे sir. क्या दिया, ये सब अभी तो हमने मतलब बनाया था, जो सब बता रहा था अपनी तरफ से सोच के। पता नहीं दिखेगा कहीं क्यों, क्योंकि कई जगह पढ़ाता हूँ तो बाद में धीरे धीरे सभी करने लग जाते हैं अगर समझ जाते हैं तो उसके पहले तो नहीं मुझे मिलता होता था, जो सही बात है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि अब ये I/3 प्लस I/12 कितना हुआ AB ब्रांच में करंट, बताओ मुझे। ABCD में हम इंटरेस्टेड है, बोलो हर ब्रांच में करंट कितना होगा? दुष्यंत यार जल्दी जल्दी बताओ भाई। सर 5/12. ठीक है, क्या कह रहे हो? 5/12 sir. AB. बताओ I/12 प्लस I/3 कितना होगा? So 5/12. 5 I/12, ठीक है। आवाज आ रही है? यस यस सर। सर। 5 I/12, I/12 plus I/3 is 5 I/12। AB BC CD, यहाँ करंट आ ही जाएगा, तो ये सब आई इधर नहीं जा रहा, ये ब्रांचेज हैं, तो हम इंटरेस्टेड इसमें है। यहाँ होगा 5 I/12, इसमें कितना I/6 प्लस I/6 I/3 हुआ। समझ में आया? I/12 प्लस I/3 ये भी हुआ 5 I/12। समझ में आया सबको? Yes, यस sir. सर। अब यहाँ पे हम लगा दें रेजिस्टेंस है यार, KVL लगाएं।
ईएमएफ ई मान लिया, ई बाई आई की वैल्यू बताना है, माइनस ई प्लस 5/12 इंटू आर प्लस I/3 इंटू आर। तन्वी समझ में आ रहा है? यस सर। तो क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू ये हो गया आपका 5 5 10 4 14 I/12 R, यही आया ना बेटा? यस सर। तो E/I आया 7R/6 RAD 7R/6 हो। तो यहाँ पे जो RAD होगा, अब कहा जाए RAD that will be same as RBE that is same as RCF, ये नहीं है कि बाद में चेंज हो जाएगा, वही वैल्यू आ जाएगी 7R/6। 7R/6 समझ में आ गया सबको? यस Yes, सर। sir. हम्म। ये भी बता देते हो क्योंकि ये डिस्कस मुझे करना ही पड़ेगा, कर लो कर लो इसको। देखो कुछ भी करोगे बेटा अब उतना सब नहीं आएगा, मतलब अब ऐसे होगा सही मामले में, जैसे तुम लोग क्वेश्चन कर रहे हो, मतलब बहुत बेसिक छोटी क्लास का कह रहा हूँ, अगर ये पूरा समझ गए तो समझ गए ही हो, उसमें क्या बात। इसको इसलिए बता देता हूँ कि ये थोड़ा सा होगा डिफिकल्ट, मतलब अटेम्प्ट करोगे तो करना मुझे पड़ेगा, लेकिन मैं कहा था ट्राई करना तो तुम लोगों ने किया है। ए और डी के बीच बता दिया था, याद आया? अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पे लिखने जा रहे हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, ईच रेजिस्टेंस इज आर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड सी, ए सी के बीच का इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं। क्या लिखोगे बेटा बोलो, कैसे करोगे स्टार्ट? तन्वी दोनों ए और सी पॉइंट को एक EMF से जोड़ देते हैं। हाँ, अब क्या करें? अंगद दुष्यंत बोलो क्या किया जाए? सर अब सेम पोटेंशियल पे जो पॉइंट्स है वो हाँ, अब ये जोड़ना है। मुझे बताओ कौन से पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे? बिल्कुल सही बात कहा, बिल्कुल सही बात कहा। अब आपको ये बताना है कौन से पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे। सर FHB। FHP ये तीनों सेम पोटेंशियल पे होंगे। सोचो थोड़ा सा, 3 डायमेंशनल फिगर। अंगद Sir, F और B तो same potential पे होंगे। F और B sir. B। दुष्यंत सर FH और B तीनों होंगे। FHB तीनों। अब देखो ध्यान सुनो, हमारी जो बताने जा रहा हूँ वो सुनो बस। यहाँ पे देखो EMF ही है, EMF ही है। अब यहाँ से जब ये करंट फ्लो किया, अब ये इसके लिए रेजिस्टेंस, सब हर वायर का रेजिस्टेंस है, ईच साइड इज हैविंग रेजिस्टेंस आर। देखो इसके पास 3 पाथ हैं जिससे करंट जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है।
अब देखो अगर इन दोनों इधर गया बी पे, तो बी के बाद क्या होगा, इसके पास क्या चॉइस है, बी के बाद चॉइस है कि एक जो है निगेटिव टर्मिनल पे जाए बी पॉइंट पे पहुंचने के बाद, और दूसरा ये बी से जी वाला पाथ है, फिर जी से डी है, डी से सी, और यहाँ एच के पास क्या है विकल्प, जो यहाँ ए से एच गया, एक तो सी पे पाथ है, और दूसरा इसके पास भी एक ये पाथ है कि यहाँ से जा करके ऐसे फिर वापस आए, और एक पाथ ये था इसके पास। तो और चलो ये दोनों पाथ हो गया, यहाँ तक समझ में आ रही बात तुम लोगों को? Yes, sir. तन्वी, यस सर। अब देखो ए से एफ जब गया, ए से जब बी जा रहे हैं तो एक रेजिस्टेंस निगेटिव टर्मिनल पे सीधे पहुंच रहा है कि नहीं? Yes, sir. तो ये सोचना पड़ेगा बेटा, तुम्हें ही सोचना पड़ेगा। ए से बी जब करंट गया तो बी के बाद देख रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस तो सीधा सी पे पहुंच रहा है निगेटिव टर्मिनल पे, और दूसरा रेजिस्टेंस है तो आर आर आर, तीन आ रहा है फिर निगेटिव पे आ रहा है। समझ पा रहे हो हमारी बात को? Yes, sir. तन्वी, यस सर। इसके पास एक पाथ ये बन रहा है, तीन रेजिस्टेंस आ रहा है, और एक इसके पास ये आ रहा है निगेटिव पे पहुंच रहा है। अब अगर हम कह रहे हैं एडी एएच ब्रांच में करंट गया, एएच ब्रांच में गया, ध्यान से समझो, एएच में अगर करंट गया, ये तो तुम्हें समझना ही पड़ेगा, एएच पे गया। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फट से हमें एक निगेटिव टर्मिनल मिल गया, देखो ध्यान से, निगेटिव टर्मिनल मिल गया कि नहीं? और Yes, दूसरा जो पॉइंट पे दूसरा ब्रांच मिल रहा है उसमें भी तीन रेजिस्टेंस है, देखो फिर निगेटिव पे पहुंच गया। तो जो एबी में करंट होगा वही एएच में होगा, ये कह सकते हो या नहीं, मुझे ये बताओ पहले। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. जो एबी में करंट होगा वही करंट एएच में होगा, ये कह सकते हैं। अब देखो क्या वही करंट एएफ में होगा, जरा देखते हैं, ध्यान से देखो। अब वही करंट एएफ में होगा, यहाँ पे अगर इस पाथ पे गए करंट गया, अब एफ पे पहुंचने के बाद कोई रेजिस्टेंस नहीं है जो ईएमएफ सोर्स के नेगेटिव पे कनेक्ट है कि है? बोलो, एक रेजिस्टेंस Yes, तो नेगेटिव पे मिल रहा था उन दोनों में ना। yes, sir. हर Yes, sir. रेजिस्टेंस जाने के बाद एक रेजिस्टेंस इसके नेगेटिव टर्मिनल पे मिल रहा था ईएमएफ सोर्स के, ठीक? यहाँ पे एक रेजिस्टेंस नेगेटिव टर्मिनल पे नहीं आ रहा, इसका मतलब कि ये जो करंट I1 होगा सेम इसमें नहीं जाएगा, इसमें सिमेट्री नहीं है। समझ में आ रहा? सिमेट्रिकल ब्रांच कौन से हो रहे हैं? ए बी एएच में जो करंट जाएगा, ये समझ में आया सबको कि नहीं? पहले बताओ बेटा। यस सर। Yes, sir. ये अलग जाएगा। अब देखो, चलिए यहाँ I2 गया तो टोटल करंट हो जाएगा ईएमएफ सोर्स से 2I1 + I2। अब देखो ध्यान से देखो, एफ पॉइंट पे करंट I2 गया, तो एफ के बाद क्या सिचुएशन आ रहा है? एफ के बाद दो रेजिस्टेंस आ रहे हैं इनके पास, एफ के बाद दो रेजिस्टेंस आए, उसके बाद फिर दो रेजिस्टेंस आ रहे हैं, देखो ध्यान से, फिर दो रेजिस्टेंस आए, फिर नेगेटिव टर्मिनल आया। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एफ पॉइंट के बाद, ध्यान समझो, एफ के बाद जो करंट होगा, जो I2 गया, वो दोनों पार्ट में जो एफ पॉइंट पे पहुंचा वो इक्वली डिवाइड होगा। कौन से इक्वली डिवाइड होगा? I2/2। ये हमारी बात समझ पा रहे हो? यस सर। क्योंकि Yes, sir. उसके बाद सिमेट्री है। यहाँ तक समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. अंगर बोलो बेटा। Yes, sir. बस इसके बाद अब कुछ नहीं है, खत्म। देखो बस यही फिजिक्स का पार्ट यहीं तक था। देखो क्या करोगे, अब तुम्हें समझ में आ गया कौन कौन से पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, कैसे समझ में आया? अब देखो यहाँ पे हम कह सकते हैं कौन कौन सा पॉइंट बेटा इक्विपोटेंशियल पे होंगे। देखो ए बी के बीच जो पोटेंशियल होगा, ए बी इसको कहते हैं एच, ए बी और ए एच के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा?
एज के बीच कितना होगा? Sir, दोनों सेम हुए? yes sir. तो यह डायरेक्टली बता सकते थे। अब बताओ, ए कॉमन है तो बी पॉइंट पोटेंशियल एच के बराबर होगा? यस सर। यस सर। बी और एच का पोटेंशियल सेम होगा। जो बी और एच का होगा वही पॉइंट एफ का पोटेंशियल नहीं होगा। ये समझ में आ गई बात? यस सर। Yes sir. यस सर। अगर हम कहें एफ और ई के बीच जो ड्रॉप होगा वही ड्रॉप एफ और जी के बीच होगा। होगा कि नहीं? Yes sir. एफ और ई के बीच पोटेंशियल ड्रॉप क्या कहोगे? आई 2/2 इंटू आर एफ ई। और एफ जी कितना होगा? Sir, आई 2/2 इंटू आर। समझ में आई बात? वी एफ ई इज इक्वल टू वी एफ जी। पोटेंशियल ऑफ एफ माइनस पोटेंशियल ऑफ ई इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ एफ माइनस पोटेंशियल ऑफ जी। अब बताओ, जो एफ का पोटेंशियल है वो कैंसिल हो गया तो ई और जी का पोटेंशियल सेम आया? Yes sir. यस सर। ई जी का आ गया, बी और एच का आ गया। ये दो का पोटेंशियल सेम आ गया। कंक्लूजन ये रहा। ये समझ में आई बात बेटा? Yes sir. बस अब इसी को ड्रा कर देंगे, सिंपल सर्किट बन गया। देखो, बी एच और ई जी का पोटेंशियल सेम हो गया। बी एच ई और जी का पोटेंशियल सेम हो गया। अब देखो जरा, इसी सर्किट को हम ऐसे बना रहे हैं। ये पॉइंट ए है, ए पॉइंट से दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। जरा देखते जाओ कौन से दो रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं जो एच पे कनेक्टेड है। दो रेजिस्टेंस जो एच पे कनेक्टेड है। ये पॉइंट हो गया एच बी। ये समझ में आया सबको? Yes sir. यस सर। ए से एक रेजिस्टेंस देखो एफ पे कनेक्टेड है। एफ पे और एफ से दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। एफ से दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, वो पॉइंट को क्या कहेंगे? ई जी। समझ में आया? Yes sir. यस सर। यस सर। ईजी से दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है डी पे। ईजी से दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है डी से। डी से एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है सी पे। डी से एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है सी पे। यही हमें ए और सी के बीच बताना है। समझ में आ गई बात? एच बी से दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है सी पे। एच बी से दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है सी पे। अब ई जी और एच बी के बीच, ई और जी और एच और बी के बीच दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। इसीलिए मैं कह रहा था कि एक बार ट्राई करना, सोचना। अब तो करना ही करना है। ये हो गया, पूरे 12 के 12 रेजिस्टेंस आ गए। इसी को और सिंप्लीफाई कर दें, कह दें ए पॉइंट से देखो, ये r/2 है और ये r है। कितना हो गया? 3r/2। ये eg हो गया। वही बात यहाँ हो गया, 3r/2। और ये पॉइंट हो गया c। ये हो गया r/2। ये हो गया r/2। ये हो गया r/2। ठीक है? Yes sir. यस सर। अब क्या लिखोगे? ए और सी के बीच क्या लिखोगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ए और सी के बीच लिखोगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या बताओगे? तो r/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ, ये बैलेंस स्टोन ब्रिज हो गया। P इज इक्वल टू Q, P/Q इज इक्वल टू R/S। Since P/Q is equal to R/S, so balanced Wheatstone bridge VEG is equal to VHP। इसको कह दें HP। VHP समझ में आई बात बेटा? Yes sir. यस सर। बस सिंपल। 3r/2, 3r/2 ये हट जाएगा। ये हो गया r/2, ये हो गया r/2, तो ये हो गया 3r और ये हो गया r। बोथ आर इन पैरेलल। 3r into r upon 3r plus r। 3r स्क्वायर अपॉन 4r। 3r/4 आया ना बेटा? बोलो।
यस ए और सर, सी के बीच इक्विवेलेंट आ गया 3r/4। क्लियर? यस सर। देख लो, कहीं कुछ डाउट है तो पूछो, कुछ भी कहीं डाउट लग रहा है तो पूछो। क्लियर बेटा यहाँ तक? यस सर। Yes, यस sir. सर। गुड। देखो कितना आसान हो गया। बस तुम खाली गड़बड़ कर रहे थे, कौन सा पॉइंट पोटेंशियल सेम होगा, कौन किसका अलग होगा। अब तुम्हें ए बी के बीच बताना है, और अब की ये तो बता के ही रहना है, अब की ये बता के ही रहना है कौन से पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। हम्म, जरा इसमें ए बी के बीच पूछा गया है, तो हम क्या कर रहे हैं कि ए बी के बीच ईएमएफ सोर्स कनेक्ट कर रहे हैं। ए बी के बीच एक ईएमएफ सोर्स कनेक्ट कर रहे हैं। ए बी के बीच एक ईएमएफ सोर्स कनेक्ट कर रहे हैं। बोलो, ए बी के बीच ईएमएफ सोर्स कनेक्ट कर रहे हैं ई। अब बताओ कौन कौन से पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। बस ये तुम बता ले गए, समझ लो सब हो गया। पहले फिगर बना लो नोटबुक पे, टाइम लो, कोई बात नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। क्वेश्चन लिख लिया सबने? यस सर। Yes, sir. अब ए बी के बीच इक्विवेलेंट बताना। तन्वी एक बार सोचो। सर एच और एफ। एच और एफ। एच और एफ का पोटेंशियल सेम होगा। वेरी गुड। और बिल्कुल सही, ये सही बताया। और नहीं बताएंगे। सर एक सेकंड। एच एफ का सेम होगा। देखो बिल्कुल सही बात है। देखो इसमें जो करंट जाएगा वही करंट इधर जाएगा। ध्यान से देखना, तो एफ पॉइंट और एच पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। इस ब्रांच में करंट I2 जाएगा। I2 की वैल्यू तो डायरेक्ट कह सकते हो E/R। समझ पा रहे हो बात को? ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है E और रेजिस्टेंस है R, तो I2 की वैल्यू तो ऐसे लिख सकते हो। बोलो, ये समझ में आ रहा है बेटा सबको? यस यस सर। सर। Yes. E/R ऐसे लिख सकते हो। I2 की वैल्यू लिख सकते हो E/R, और ये हो जाएगा ए बी ब्रांच। बाकी इन दोनों में सिमेट्री है। सिमेट्री है, कैसे सिमेट्री है? देखो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे गया ये R, फिर उसके बाद R मिला, फिर R मिला, निगेटिव टर्मिनल पे आ गया। यहाँ पे गया R, फिर एक R मिला, R मिला, निगेटिव पे आ गया। दूसरा ब्रांच 1R 2R 3, तीन रेजिस्टेंस 4, फिर निगेटिव पे आया। यहाँ पे हम जो कह रहे हैं कि एक R निगेटिव पे आ गया, 1 2 3 4, फिर निगेटिव है। इन दोनों में सिमेट्री है, तो एफएच सेम होगा। अब हम वापसी वाले करंट की बात करते हैं, जरा ध्यान से देखो। जब ये I2 गया इधर, तो करंट ईएमएफ सोर्स से गया 2I1 + I2, वापस भी वही आएगा। इधर तो आया I2, इधर क्या आएगा? I1। ठीक है? यस सर। Yes. इधर आया I1, इधर आया I1। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। अब जब ये I1 आया तो G और GB के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहोगे? VGB, I1 into R, R. that is equal to VCB, I1 into R. तो VG minus VB is equal to VC minus VB। VB कैंसिल हो गया, तो G और C का भी पोटेंशियल सेम आया ना।
बोलो बेटा। यस सर। Yes. तो HF का पोटेंशियल सेम आया और GC का पोटेंशियल सेम आया। अब बताओ, FH का पोटेंशियल सेम आया, FH का पोटेंशियल सेम आया, R इक्विवेलेंट बिटवीन AB, FH का सेम आया और GC का सेम आया। कैसे बनाया जाए इसको? A पॉइंट ये है, देखो ध्यान से, और B पॉइंट ये है। AB के बीच एक रेजिस्टेंस तो R है ही है, समझ पाए बात को? Yes. यस सर। ये जो रेजिस्टेंस है AB के बीच डायरेक्ट, उसको हमने लगा दिया। अब A से दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है F और H पे, इसको हमने कह दिया FH। समझ पाए बात को? FH से देखो फिर दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है EG, EG का भी सेम होगा, क्यों से? FH से क्या कनेक्टेड है? EG। देखो ध्यान से, FH से F पॉइंट यही है, F से दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है EG, और ये दोनों में इक्वल करंट जाएंगे तो जो इनके क्रॉस ड्रॉप होगा वही ड्रॉप इसके क्रॉस होगा, इसको कहते हैं EG। इनका भी सेम होगा। चेक कर दिया जाए, सॉरी रुक जाओ। FH से E पॉइंट पे जाए, FH से E पॉइंट पे जाएगा करंट। देखो ये हमने ड्रा किया, FH को एक साथ कनेक्ट कर दिया। FH से दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है E पे, कहाँ कनेक्टेड है? E पे। अब इधर देखो B पॉइंट, जरा ध्यान से देखो, B पॉइंट हमारा ये, B पॉइंट से GC कनेक्टेड है, दो रेजिस्टेंस कहाँ कनेक्टेड है? GC पे। ये GC हो गया, GC से D कनेक्टेड है, GC से D कनेक्टेड है, GC से दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है D पे, ये दोनों कनेक्ट हो गए। B से दो कनेक्ट था, ये दोनों कनेक्ट कर दिए। बचे कौन से रेजिस्टेंस बेटा? AED. FG के बीच और ED के बीच बचा, ED के बीच एक बचा और एक, और FG के बीच बचा और FG। देखो FG एक रेजिस्टेंस है, FG F और G के बीच, ये तो इसीलिए हम कहते ट्राई करना, थोड़ा सोचना, जब करोगे ही नहीं तो फिर अब मैं बताऊंगा तो लगेगा हाँ ठीक है, कुछ लगेगा नहीं समझ में आ रहा, इसीलिए मैं दो दो बार छोड़ दिया। कितने दिन इसको छोड़ के रखेंगे? F पॉइंट और H पॉइंट था, F से एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है G पे और H पॉइंट से एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है C पे। देखो ये हॉरिजॉन्टल में जो कनेक्टेड है दोनों H से C पे कनेक्टेड है, तो उसी को हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया। ये हो गए पूरा 12 रेजिस्टेंस AB के बीच। ये सर्किट बना, जो बनाया नीचे एक प्लेन में, वो 3 डायमेंशन था। जब ये पोटेंशियल समझ जाओगे किसके हैं सेम, और जब ये डायग्राम बना दोगे तो फिर आसान हो जाएगा, और जब तक वो ट्राई नहीं करोगे अपने आप नहीं समझ पाओगे। बता रहा हूँ, इसीलिए मैं दो बार छोड़ दिया था कि करना, तो तब भी नहीं करते हो, बीच में मंडे भी था तब भी नहीं करते, तो मैं क्या करूँ? और ये हम आज नहीं कब तो हमें करना ही पड़ता। तो R/2 हो गया, ये हो गया R/2। ये तो अब तो समझ में आ ही रहा होगा ना? बोलोगे बेटा कुछ? यस सर। अब इसके बाद तो बढ़िया समझ में आ रहा होगा। बस ये पोटेंशियल किसका सेम है, इसीलिए अब एक बार करना, नहीं होगा फिर मैं बता दूंगा। बिना तुम्हारे मेहनत के, बिना तुम्हें सोचे कुछ नहीं होगा। हमें थोड़ी पेपर देना है यार। FH इसको कहेंगे GC। भी क्या हो गए तीनों? तन्वी बोलो। सीरीज में सीरीज में हो गए, तो R/2 R/2 R हो गया, ये R हो गया, 2R हो गया ना? बोलो बेटा। यस सर। 2R हो गया,
और R/2 से पैरेलल है, तो इसको हम कहेंगे कि R है और ये R/2 है, ये R/2 है और ये R/2 इज पैरेलल विद 2R, R/2 प्लस 2R, इसको लिखेंगे R स्क्वायर अपॉन 5R/2, 2R स्क्वायर अपॉन 5R, 2R/5, 2R/5, ठीक है। समझ में आ रही बात बेटा सबको? यस सर। यस सर। तो ये R है, ये A है, ये पॉइंट B है, ये आ गया 2R/5, ये R/2, R/2, 2R/5 तीनों हो गए, क्या हो गए? सीरीज। तो R/2 R/2 R हो गया, 2R/5 प्लस R, ये हो गया 7R/5, 7R/5, इसको कहेंगे 7R/5, ये हो गया A, ये हो गया B, और RAB कहोगे तो R इंटू 7R/5 अपॉन R प्लस 7R/5, 7R स्क्वायर बाई 5 इंटू 5 अपॉन 12R हुआ। सिंपल कैलकुलेशन है। कितना आया RAB? 7R/12 आया ना? यस Yes. सर। हम्म हम्म हम्म। ठीक, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, each wire is having resistance R. Having resistance R. Find R equivalent between A and B. Find R equivalent between A and B. जरा बताओ तो। सेम ये ना सोचो, जो मैं बता रहा हूँ वही डिटो वही वही रहेगा, वो एप्लीकेशन रहेगा उसका, तुम्हें सोचना तो पड़ेगा। सोचना पड़ेगा मतलब कुछ नहीं है यार। बताओ ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कितना आएगा? लग रहा बहुत मुश्किल है, ऐसे बताना आंसर यार, इसलिए तो इतना सब बताया। ऐसे लिखना है 8R/3 होगा, ये कैसे आ गया बोलो? सर इसमें ऐसे कर सकते हैं कि एक क्यूब का निकाल तो दूसरा तो उसके साथ सीरीज में। बिल्कुल सही, वही करेंगे। वेरी गुड दुष्यंत, तुम क्या कर रहे हैं यार? ए बी, इसको कहो सी, इसको कहो डी, ए सी के बीच कितना होगा? ए सी का मतलब ये नहीं कि जो सी फिक्स हो तो पॉइंट भी वेरी करेगा ना, जो हम मान लें 1 2 मान लें। समझ पा रहे हो बेटा?
ए और 1 के बीच कितना होगा इक्विवेलेंट? अंगद So So 4 4r/3. कितना बेटा तन्वी? 4r/3. 4r/3 ए और 1 के बीच। फोर आर बाई थ्री तो कहीं नहीं था, 3r/4 था, 7r/5 था, 5r/6 था। ये पॉइंट सर ए हो गया। 5r/6 सी ए डी ई एफ जी एच So 4r/3. फिर 4r/, अच्छा क्या 4r/3? So A और 1 के बीच. 4r/3 कैसे होगा बेटा? सर 5r/6 होगा। ये बताओ तन्वी, इधर देखो, इसमें अगर हम आपसे कहें कि ए और डी के बीच कितना है, क्या कहोगे? क्या कहोगी बताओ? बताया था RAT कितना बताया था, प्रूव किया था 5r/6। 5r. RAC कितना किया था 3r/4। 3r/4. RAB कितना किया था 7r/12. 7r/12। अगर हम मान लो हम इसको D की जगह पे हम कह दें कि 1 पॉइंट है, तो A और 1 के बीच पूछे तो क्या आंसर होगा? 5r/6. हाँ, अब इधर आओ क्वेश्चन पे। ए और 1 के बीच कितना हुआ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, बोलो? सर 5r/6 और 2 और B के बीच कितना होगा तन्वी? So 5r/6. हाँ, बस ऐसे ही, बस सब तो पता रहता है, बस ऐसे ही खाली कंफ्यूज कर देते थोड़ा। अब स्मार्टली इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कुछ भी आए मतलब हमें मालूम ज्यादा है, तब देखो फिर पेपर की क्या बात होती है। 5r/6 प्लस R प्लस 5r/6, यही हो गया B, ये हो गया A। 5r/6 ये हो गया R। 10r/6, 16r/6, 8r/3 आया कि नहीं, बोलो? Yes, sir. यस सर। yes sir. तो ऐसे लिख दिया करें। अब अगर मुझे एक बात बताओ, मान लो ये नहीं कहना कि सर ने बताया नहीं, तो बता देता हूँ। एप्लीकेशन अलग अलग हो सकता है, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर, वो तो कॉन्सेप्ट यार सेम थोड़ी सा रहेगा, हम पेपर थोड़ी बनाते हैं, मालूम ज्यादा रहेगा। डरना नहीं है ना, घबराना, एकदम सोच करके करोगे फट से होगा। अगर मान लो ये R है, ये KR है, क्या रुको, इसको R1 कहें, इसको R2 कहें, तो KR1 कहें, इसको KR2 कहें, तो K²R1 कहें, इसको K²R2 कहें, K³ R1 कहें, K³ R2 कहें। Where K is positive constant, where K is positive constant, positive constant, पूछा जा रहा फाइंड R equivalent between A and B, find R equivalent between A and B। A and B, RAB क्या लिखोगे बेटा? मुझे आंसर नहीं चाहिए। So R1 plus R equivalent, which is parallel to R2 plus KR1. क्या लिखोगे बेटा, क्या करोगे? नहीं सर, मैं आंसर फाइनल नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि क्या करोगे इसको, समझ गया ना? बाकी मैथमेटिकली जब एक बार लिख लोगे, कैलकुलेट कर ही लोगे।
उसमें भी वो पैटर्न रिपीटिंग वाला देखना है। देखो k टाइम्स ना के टाइम्स बोलो, आगे बोलो, तो कोई नहीं गलत होगा बोलो। सर r इक्विवेलेंट इक्वल टू r1 प्लस kr1 प्लस r2 is which is तुम्हें parallel to मालूम है गड़बड़ कर, सुनो, तो पता लग रहा है क्या करना, लेकिन बता नहीं पा रहे। देखो, एक ये रिजल्ट है, यहाँ पे हम कहेंगे R1, यहाँ पे कहेंगे R2। अब इसके बाद फिर ये रिपीट हो रहा है, मतलब रिपीट हो रहा है, लेकिन अब अगर हमने मान लिया कि लेट R A B इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट, यही बताना है क्वेश्चन में, समझ में आया? yes sir अब देखो यहाँ R1 R2 था, तो फिर नेक्स्ट आ गया KR1, फिर KR2 आ गया, फिर K स्क्वायर आ गया। K से हर सेक्शन में मल्टीप्लाई होता जा रहा है, यही हो रहा है ना? Yes, sir. K से हर सेक्शन में मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम कहते हैं कि ये जो है KR1 है, ध्यान से सुनो, इसको हम कहते हैं KR2 है, ये हो गया K स्क्वायर R1, ये हो गया K स्क्वायर R2। तो अब R इक्विवेलेंट इनके बीच क्या लिखते हैं? जब AB के बीच R इक्विवेलेंट मान लिया था, AB के बीच R इक्विवेलेंट मान लिया था, R इक्विवेलेंट, तो इसके बीच में क्या लिखते हैं बेटा? A डैश B डैश के बीच क्या लिखेंगे? r equivalent सर आर इक्विवेलेंट। नहीं बेटा, अगर ये होता, ध्यान से सुनो, अगर ये R1 होता, ये R2 होता, फिर ये KR1 होता, फिर यहाँ KR2 होता, फिर यहाँ KR1 स्क्वायर होता, KR2 स्क्वायर होता, तब हम क्या कहते हैं? A और B के बीच R इक्विवेलेंट ही कहते हैं ना, हटाने के बाद भी अगर यही रहता, बोलो। yes sir Yes, Yes, sir. ये नहीं है, ये इतना पार्ट नहीं है। इसका मतलब अब इनके बीच हम कहेंगे कि अगर ये इनके बीच R इक्विवेलेंट हमने लिया है, ये हो जाएगा K टाइम्स R इक्विवेलेंट। क्या हो जाएगा? K R इक्विवेलेंट, K टाइम मल्टीप्लाई हो गया ना? यस सर। Yes. तन्वी देखो, हर रेजिस्टेंस K से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो K टाइम R इक्विवेलेंट कहेंगे। याद करो, Yes, जब sir. रेजिस्टेंस R था, R/2 आ गया था, तो R इक्विवेलेंट बाई 2 लिख दिया था ना? yes sir अगर हम K कह दें 1/2 है, ये R1 है, R2 है, फिर R1/2 है, R2/2 है, फिर R1/2 स्क्वायर है, R2/2 स्क्वायर है, या R1/4, R2/4, फिर R1/8, R2/8, यही लिखते जा रहे हैं। तो हम जब एक सेक्शन हटाएंगे तो R इक्विवेलेंट K टाइम R इक्विवेलेंट बाई 2 आ जाएगा। समझ में आ रही हमारी बात? Yes. तन्वी नहीं समझ पाई? नहीं सर समझ गए। तो यहाँ पे क्या कह देंगे? K टाइम R इक्विवेलेंट। अब ये क्या हो गया? K टाइम R इक्विवेलेंट और R2 पैरेलल सीरीज विद R1 इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ R इक्विवेलेंट लिख देंगे। समझ में आया? yes sir बोलो, हम ऐसे बताना चाह रहे थे, बस ऐसे ही बताना चाह रहे थे, पूछना चाह रहे थे, बस इसलिए दे दिया है। सर मैं ये भी नहीं, यही बोल रही थी, बट मैंने हाँ k r equivalent बोला। हाँ, वही K R इक्विवेलेंट यहाँ पे होगा, और ये R1 R2 के साथ ये हो जाएगा। फिर गड़बड़ कर दे रही थी इधर, ये दोनों पैरेलल होंगे, फिर सीरीज वो R इक्विवेलेंट आएगा। समझ में आया? यहाँ तक सही बोल रही थी, ये ओरली कर रही थी इसलिए गड़बड़ हो रहा था। समझ में आया? yes sir तो ऐसे सब आ सकते हैं। चलो बात थोड़ा सा पूछी, कितना कितना क्या क्या किया। नया टॉपिक कल से शुरू करेंगे। सर कल जो टेस्ट होगा, क्या आप मुझे मतलब नीट का ही जैसे टफर लेवल या कुछ ऐसा पेपर दे सकते हैं कि
जो जेई वाला होता है ना उसमें बहुत कैलकुलेशन होती है और फिर मैं आधे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाती हूँ। अब बेटा अभी तुम इस बार का नीट देखना, सब एक हो गया है। अब वो नीट नीट नहीं रहा, जेई मेंस का समझ लो उससे कम नहीं रहेगा नीट का फिजिक्स, तो सब इंक्लूड कर दिया है। डिफरेंशिएट करने के लिए बच्चों का वो पहले वाला पेपर नहीं रहेगा, तो इसलिए ये करना ही होगा, तभी बात बनेगी। हम ऐसे ही जरा क्वेश्चन दे रहे हैं। ए और बी के बीच इक्विवेलेंट बताना। ए और बी के बीच इक्विवेलेंट बताना। इसको सी लिख। Find equivalent, each resistance is a find equivalent between A and C. देखो बेटा देखो, तो जब ऐसे रेजिस्टेंसेस होते हैं तो अंदर से बाहर सॉल्व करना चाहिए, बाहर से अंदर? क्या चीज? जब ऐसे रेजिस्टेंसेस होते हैं जो कंसेंट्रेट टाइप के होते हैं तो इनसाइड टू आउटसाइड उन्हें ब्रेक करना चाहिए, आउटसाइड टू इनसाइड रिजॉल्व करना चाहिए? कि बेटा किधर से भी कर सकते हो। आर ए सी आएगा 3R/4। देखो देखो तुम लोग कंफ्यूज कर दिया ना, अभी मैं कराया था कुछ, तो ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, हमारा बताने का मकसद ही यही था। अभी किया है तुमने, देखो अब मैं Yes, एसी sir. नाम जानबूझ करके इसको दे दिया था एसी। अगर इसी को ऐसे प्रेस कर दें ऊपर से क्यू, समझ पाई बात को? नीचे वाला बेस थोड़ा सा हमने पुल कर दिया और उसको प्रेस कर दिया, Yes, sir. तो ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। ध्यान से देखो, देखो ध्यान से, ये पॉइंट बी हो गया, ये सी हो गया और ये एच हो गया। ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. और ए से ये हो गया, ये चारों पॉइंट हो गया, ए से एफ कनेक्टेड, ये पॉइंट हो गया एफ, और बी से जो कनेक्टेड हो गया जी, सी से जो कनेक्टेड हो गया डी, और एच से जो कनेक्टेड हो गया ई। यही क्वेश्चन हुआ ना बेटा, ए सी के बीच एक प्लेन में बना दिया। ये प्लेनर है, ये 3 डायमेंशनल है, दोनों एक ही बात है कि नहीं? ए सी के बीच Yes, sir. यस सर। अभी लिखा था, हो गया बात। Yes. अब देखो यहाँ से तुम्हें आसान हो गया निकालना 3R/2। कैसे? देखो जरा ध्यान से, और आसान हो गया। ये इसी के बीच ईएमएफ सोर्स कनेक्ट किया, इसी के बीच ईएमएफ सोर्स कनेक्ट किया, तो एसी के बीच कनेक्ट किया हम लोगों ने, क्या कर दिया उसके बाद? इसको प्रेस कर दिया, तो यही फिगर आ गया ना बेटा।
Yes, sir. यस सर। Yes, sir. इसी में अगर एडी के बीच पूछा जाता तो ये वाला हो गया। एडी के बीच क्या होगा, यहाँ पे देखो, उसी को एक प्लेन में बना के भी बनाया जा सकता है, जैसे लेफ्ट साइड पे दे दिया, राइट साइड पे। एडी के बीच पूछा जाए 5r/6, यही क्वेश्चन है ना बेटा। Yes, sir. यस सर। एबी के बीच पूछा जाए 7r/12, समझ में आया। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. एसी के बीच 3r/4, एडी के बीच मतलब वही होगा जो सीएफ के बीच होगा, जो बीई के बीच होगा, जो एचजी के बीच होगा। तो ये सिर्फ पकड़ लेना, कभी कभी ऐसे ही भी दे देता है। ए है बी, each resistance is R, each resistance is R. ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कितना होगा? Sir, सुबह हम्म, सर 0 शॉर्ट सर्किट ना। 0 होगा. हाँ, 0 होगा। वही, कहीं गड़बड़ मत करो, इसीलिए ऐसे बता रहा हूँ। R डैश था, ब्रेक कर गया, टूट गया। आर ए बी कितना होगा? पहले रेजिस्टेंस आर डैश था, ये ब्रेक कर गया। सर 0 क्योंकि कोई करंट फ्लो नहीं कर पाएगी। ए बी के बीच इक्विवेलेंट कितना कहोगे? सर आफ्टर ब्रेकिंग 0। 0, आफ्टर ब्रेकिंग 0। अगर हम कहें एक वायर है ए बी, इसका रेजिस्टेंस क्या कहोगे? सर इनफाइनाइट नहीं। हम्म, जब भी रेजिस्टेंस पूछा जाए तो क्या करो, इसके क्रॉस एक ईएमएफ सोर्स कनेक्ट किया। करंट कितना होगा? करंट कितना होगा बोलो? करंट कितना होगा बेटा? सर अगर वो ब्रेक कर रखा है 0. जब ब्रेक कर दिया, ब्रेक हो गया, तो करंट कितना होगा? सर 0। 0। तो आर इक्विवेलेंट ए और बी के बीच आर इक्विवेलेंट क्या कहते हो? आर ए बी कहोगे E/I, यही कहोगे ना? यस सर। इन्फिनिटी। तो हम कहेंगे इनफाइनाइट, I0 इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। मतलब जब कोई भी सर्किट ब्रेक हो गया तो दिस इज नोन एज ओपन सर्किट। छोटी छोटी बात है, ओपन सर्किट। और ए और बी के बीच रेजिस्टेंस जो होगा वो इनफाइनाइट होगा। कोई भी ईएमएफ सोर्स इनके बीच में कनेक्ट करोगे, कोई भी ईएमएफ सोर्स इनके बीच में कनेक्ट करोगे, करंट क्या हो जाएगा? E/इनफाइनाइट। समझ में आया? यस सर। अगर मान लो कि ईएमएफ सोर्स है, ये ईएमएफ सोर्स है, और यहाँ पे एक वायर दे दिया, जो मैंने वायर दिया, उनके बीच पूछा था, यहाँ पे ईएमएफ सोर्स कनेक्ट कर, करंट क्या हो जाएगा?
शॉर्ट सर्किट हो गया ना, करंट होता है ई अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है 0, क्या हुआ इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट हुआ मतलब कहीं सर्किट ब्रेक कर जाएगा, फिर हीट प्रोड्यूस होगा, ब्रेक कर जाएगा सर्किट ना, ये Yes, समझ में आई बात। यस सर। Yes. तो हम क्या कह देंगे जब ब्रेक कर जाएगा, तो इसका मतलब आर ए बी जो वायर हुआ उसका रेजिस्टेंस क्या कहोगे 0, 0। इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट। और जब ओपन होता है तो इसको कहते हैं ओपन सर्किट, और इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा इनफाइनाइट। शॉर्ट सर्किट का रेजिस्टेंस होता है 0, ये समझ में आया। 0 था तभी तो तुमने इसका आंसर 0 दिया था, 0 Yes. इंटू आर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 इंटू 2R 0 हो जाएगा, 2R 0 0 हो जाएगा, तीनों सीरीज में है तो 0 प्लस 0 आर ए बी 0 आया, अभी तो बताया था बेटा। yes sir। हाँ। तो ये हो गया आपका शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट। कहाँ ओपन सर्किट होगा कहाँ शॉर्ट सर्किट होगा, ये थोड़ा सा ध्यान से करके करना। अगर मान लो जैसे दे दिया गया, ये दिया 30 वोल्ट, ये दिया 30 वोल्ट, ये दिया 30 वोल्ट, इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया गया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया गया। ये है 10 ओम और ये है 5 ओम। फाइंड करंट इन 10 ओम एंड 5 ओम। फाइंड करंट इन 10 ohm and 5 ohm resistance. Current in 5 ohm and 10 ohm resistance. बोलो। बोलो बेटा। केवीएल लगाने लग गए। Yes. sir. देखो इधर कोई बात नहीं, इधर ध्यान से देखो, कुछ नहीं है। केवीएल जब 0 दिख रहा है, बहुत कम एलिमेंट है, नहीं समझ जाना था। ये जो हम बना रहे हैं यहाँ पे ग्रीन से हर एक का पोटेंशियल कितना होगा तन्वी बताओ। तो 0। बिल्कुल सही बात है। अब हम यहाँ पे कहें पॉइंट ए, इसको कहें पॉइंट बी, इसको कहें पॉइंट सी, और ये कहें जी। जी पॉइंट का पोटेंशियल 0 है, ये सबको समझ में आया। yes sir। यस सर। ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा so -30 volt। ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना 10। होगा, ए पॉइंट पोटेंशियल कितना होगा, so 30 volt। और बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, 30 volt। तो 30। 30. बी का 50 होगा अंगद। So 30 होगा. हाँ 30 होगा, मैं सोचा 50 मुझे सुनाई। बी पॉइंट बेटा जो व्हाइट से लिख रहे हैं ये बी पॉइंट है सारे, ये समझ में आ रही होगी सबको बात। yes sir। जो Yes, येलो sir. से दिखा रहे हैं वो ए पॉइंट है, ये भी क्लियर है सबको। Yes, sir. ए और बी के बीच देखो यहाँ पे जो 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये जो 10 ओम का रेजिस्टेंस है ए, और इसको कहते हैं बी, ए और बी का पोटेंशियल कितना आ गया
30 वोल्ट। तो 10 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? So 0. हाँ, VA माइनस VB हुआ 0, तो करंट 10 ओम में कितना होगा? 0. तो 0. जी, समझ में आ गई बात सबको? Yes sir. Yes sir. जब ऐसे मिले तो डायरेक्ट ऐसे लिखा करोगे। B पॉइंट का पोटेंशियल 30 है, C पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? B पॉइंट का 30 है तो C पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? 0. वेरी गुड। VB माइनस VC इज इक्वल टू 30 और VB हो गया 30 माइनस VC इज 30। तन्वी समझ में आ रही बात? Yes sir. VC 0 आ गया। अब देखो 5 ओम जो रेजिस्टेंस है उसमें ये पॉइंट है C और ये पॉइंट है G, तो C और G के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया बेटा? 0. 0. 0 वोल्ट। तो करंट कितना होगा? 0. 0. ऐसे आंसर बताना है। 0/5 0। ठीक है, Yes sir. Yes sir. Yes sir. एक बार जो अभी तक बताया, हम कल क्लास भी रखेंगे, शाम को हम 1 घंटे टेस्ट लेंगे फिजिक्स का। और इतना मैं बेटा, इतना जो बताता हूँ इसको एक बार रिवाइज करके और सब लोग नोट्स बना के रखना, ध्यान रखना। हम कभी भी, ऐसा तो है नहीं कि कहीं आना जाना नहीं होता है, तो कहीं पे भी कभी भी इधर उधर बनेगा तो मैं देखूंगा और वो तुम्हारे नोट्स जो भी हम पढ़ा रहे हैं एक एक चीज पूरा इसका भेजते हैं। क्लास करते समय नहीं लिख पाते, एक एक चीज नोट करके रखना, लास्ट में वही काम देगा। नहीं तो पूरा मेहनत करने का, रात दिन लगने का कोई फायदा नहीं होगा। लास्ट मोमेंट एग्जाम के पहले अगर पूरी चीज ना एक बार रहे तो कैसे रहेगा? जब अपने हाथ से लिखे रहोगे, वाइल राइटिंग अराउंड 70 80 90% तो तुम्हारी याद हो जाएगी बात। कुछ एक रहेगा तो लास्ट मोमेंट पर आदमी काफी पलटता, पूरी कहानी एकदम पिक्चर एक बार रिवर्स हो जाती। तो एग्जाम के पहले नहीं पता लगा कि रिवाइज ही नहीं कर पा रहे हैं, तो ये पूरा एक एक चीज क्लास नोट रहे और हम देखेंगे, पेरेंट को दिखाना होगा और हम फिर पूछेंगे। अभी हम कल टेस्ट लेंगे और सुबह के टाइम क्लास भी होगी। थोड़ा सा मेहनत कर लोगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा बेटा। मैं पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, जबरदस्त स्कोर आएगा, लेकिन करते जाओ बस, जो बताते जाए। अभी सब तुम क्वेश्चन देखते होगे तो तुम्हें लगता होगा जो फैक्ट है, भले नहीं कर पाओगे बीइंग स्टूडेंट, कुछ एक क्वेश्चन हो सकता है डाउट होगा ही, लेकिन ये है तुम्हें ये नहीं लगता होगा कैसा है वैसा है ये वो, मतलब लगता होगा मुझसे ज्यादा ज्यादा तो पढ़ा है, ये सब क्या है। ठीक है, तो पूरा अच्छे से रिवाइज कर लेना और जितना बताया कहीं से भी कुछ, तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का कुछ पेपर लेंगे। ठीक है, Yes Yes sir. sir. बढ़िया से एकदम रिवाइज करते रहो और हर सब्जेक्ट पे मेहनत करते रहो। 5-6 महीने लग जाओ यार, यहीं क्लियर हो जाएगा सब, सिलेक्शन की बात ही नहीं है। फिर बच्चा सोचता है कि हमारा अच्छा वो रहे, अच्छा कॉलेज मिले, उस सब पे मॉड में आ जाता है। और जो सिलेक्शन सिलेक्शन सोचते हैं वो नहीं होता, जो सोचते हैं बढ़िया एकदम अच्छी ब्रांच दे रही हो तो सिलेक्शन तो वहीं पक्का हो जाता है। कुछ नहीं, 4-5 महीने लगे रहो। अभी देखो जैसे कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक दूसरा चैप्टर ये चल रहा है, कैपेसिटर यही लेंदी है, उसके बाद फिर मैग्नेटिज्म EMI ये सब छोटा टॉपिक है, फिर ऑप्टिक्स मॉडल पर 11वीं पे आ जाएंगे। कुछ नहीं है, एक बार कर लोगे वही चीज बार बार हर जगह लगता है ऐसा, होता कुछ नहीं है, जो आता है बहुत आसान, जो नहीं आता वही मुश्किल है। ठीक है बेटा? Yes sir. Yes sir. Yes.